नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनियन जुडिशरी, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो पूरे देश में हर एक कोर्ट पर लागू होते हैं। जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं वो उनके स्टेट में सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर लागू होते हैं, और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने डिसीजंस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए ही लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस अगर वो लेंगे तो वो रद्द माने जाएंगे। इसी के कारण जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ना कि इंडिपेंडेंट स्फीयर में हर कोई कोर्ट काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट स्फीयर नहीं होता कोर्ट का, कोर्ट हमेशा रिलेशन में काम करते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती जुडिशरी की, ना तो वर्किंग में, ना अपॉइंटमेंट में, ना ट्रांसफर में। चाहे प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो इंसान जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का पार्ट है वो जुडिशरी के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी जुडिशरी ही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बात कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के बारे में, उसको जिस भी तरीके से वो इंटरप्रेट करता है उसी को हम फाइनल इंटरप्रिटेशन मानेंगे और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। कौन कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं? सबसे पहले वो लोग जो कि 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं वो बन सकते हैं, या फिर 10 साल तक वो एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं वो भी बन सकते हैं, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है जो प्रेसिडेंट की नज़र में आ जाते हैं भैया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन एक कॉलेजियन सिस्टम जो है वो हमारे देश में काम करता है, जिसमें कि 5 लोगों की बॉडी होती है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसमें कौन जज कब किस पोस्ट पर अपॉइंट होगा और कब उनका कहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। ये जो कॉलेजियम है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है जी। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था अभी पिछले कुछ सालों में, सरकार लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने एक बॉडी बनाने की बात की थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, तीसरा जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो भी उसका पार्ट होंगे, और 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा एक बॉडी द्वारा। उस बॉडी में 3 लोग होंगे, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होंगे प्राइम मिनिस्टर और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसके द्वारा एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में दखल अंदाजी कर रहा है, क्योंकि ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो जुडिशरी का पार्ट है, ना ही प्राइम मिनिस्टर पार्ट है, ना ही यूनियन लॉ मिनिस्टर पार्ट है। तो इसलिए ये जो प्रावधान आप बना रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को चैलेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये उन्होंने बेशक वो अमेंडमेंट पास कर दिया था पूरा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, दोनों सदनों ने, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया था, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है जी। ओथ जो है, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया जाता है तो उसको ओथ लेनी होती है, या तो प्रेसिडेंट के सामने या फिर प्रेसिडेंट किसी और इंसान को अपॉइंट कर देते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है जी। तो उनके सामने ओथ ली जाएगी। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो 65 ईयर्स तक जो है सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस अपनी सर्विस देते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो एज एन एडवोकेट किसी भी और कोर्ट में वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। उनको इस बात की इजाज़त नहीं होती है कि वो दोबारा से वकील बनकर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एक स्पेशल इन्फ्लुएंस हो जाती है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो तो सारे वकील आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन में रखा जाता है, तो आप अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल ना कर सकें लीगल प्रोफेशन के अंदर, इसलिए ये जो लिमिटेशन है वो डाली गई है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो भैया एक मोशन पास करना होता है, किसी भी सदन में हो सकता है। लोकसभा में होगा तो 100 लोग मिलकर उस मोशन को पास करेंगे, और पास नहीं करेंगे मतलब पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है उस मोशन को, तो 100 लोग मिलकर इंट्रोड्यूस करेंगे उस मोशन को। राज्यसभा में होगा तो 50 लोग मिलकर उसको मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। कब करेंगे? जब कोई भी इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। ठीक है जी। अगर ऐसा कोई भी अपराध प्रूव हो जाता है तो एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा सदन के अंदर, और उस सदन के अंदर जो मोशन आया है उसको या तो लोकसभा में अगर आया है तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में आया है तो उसके चेयरमैन उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस 3 मेंबर में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगर ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उनकी जगह एक सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले ली जाएंगे। तो 3 मेंबर होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक हाई कोर्ट के होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये जो कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि भैया ये जो मोशन लाया गया है क्या वो सही कारणों के आधार पर लाया गया है, क्या ये जेन्युइनली होना चाहिए, जज के ऊपर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर वो जो जज हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं और वो जो मोशन लाया गया था वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में पास हो जाता है और फिर राज्यसभा में जाके वहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो पास हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं और जजेस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, जिसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही थी। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जब भी कोई ऐसा केस है जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर एक साइड पे है सेंटर और एक स्टेट, दूसरी तरफ है कुछ और स्टेट्स, तो ऐसा कोई भी मैटर होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही उसमें डिसाइड कर सकता है केस को, कोई और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है। ठीक है जी। दूसरा होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। भैया जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी रिट जो है वो इशू करवा सकते हो। तीसरा होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर और प्रेसिडेंट जब चाहे सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। ठीक है जी। चौथा होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अपील करने का जो आपको अधिकार मिलता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो और वहां पर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और ऐसी अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अपील ऑफ कोर्ट। ठीक है जी, जहां पर आप फाइनली अपील कर सकते हो वही सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो भी डिसीजन होगा वो सभी कोर्ट्स के ऊपर मान्य होगा। ठीक है जी, वो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। और पांचवा है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देता है, कुछ साल बीत जाते हैं, समय बदल जाता है, लोगों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, समाज बदल जाता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने डिसीजन दिया था उस समय तो सही था लेकिन आज के दौर में वो वैलिड नहीं है, उसको उसके अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही डिसीजन को बदल सकता है, रिवाइज कर सकता है। ठीक है जी। और जो भी उनका डिसीजन होगा वही लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन दे ही रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता है। आर्टिकल 129 के अंदर ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। और कोई भी अगर उन डिसीजंस का कंटेम्प्ट करता है, उनकी अवमानना करता है या उनके आधार पर कोई भी जो कि इलीगल काम करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में माना जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इसको कहते हैं। अक्सर आप न्यूज़ में इसको देखोगे। ये पोस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि इनको भी अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही हटाया जा सकता है। वही प्रॉपर जो स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है दोनों सदनों के अंदर पूरा मोशन पास करके और प्रेसिडेंट के एसेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो यही चीज़ बताती है कि जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको हटाया जा रहा है। मतलब कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट पर खुद प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो हमारे देश के सबसे बड़े दो अधिकारी हैं, है ना, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं इनके अपॉइंटमेंट में। ठीक है जी। इनका जो टेन्योर है या तो 6 साल तक होता है या 65 साल की उम्र तक होता है, जो पहले हो जाए उस पर रिटायर हो जाते हैं। और इनका जो काम है आर्टिकल 149 के अंदर दिया गया है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CAG, वो मेनली है ऑडिट करना। अकाउंट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उनका ऑडिट करने की जो पावर्स हैं वो इनको दी गई हैं। क्या मतलब है इसका, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा जब करती है कैसे करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड्स अलॉट करती है ना। स्टेट गवर्नमेंट को, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ यूपी गवर्नमेंट को दिए, यूपी गवर्नमेंट ने उस 6000 में से 600 करोड़ रुपए एक ब्रिज की परियोजना में लगा दिए, ब्रिज बनाना है जी। ठीक है जी। अब जो ऑडिट कैसे होगा इस चीज़ का, जो CAG है वो कहेगी सेंटर से कि तुमने कितने पैसे किस स्टेट को दिए, तो वो बताएगी हमने 6000 करोड़ दिए थे यूपी को, यूपी के पास जाएगी, यूपी गवर्नमेंट बताएगी कि हमने उस 6000 में से 600 करोड़ लगाए हैं ब्रिज के ऊपर, तो वो कहेगी कि भैया किसको तुमने टेंडर दिया था, कौन सा वो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाएगा कि हाँ जी आप तुम हिसाब दो कि तुमने वो 600 करोड़ कहाँ कहाँ पे खर्च करे, और उसके बाद अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से CAG काम करती है। अब CAG तो एक अकेला आदमी है, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो तो अकेला आदमी है, तो ये होगा कैसे ऑडिट, तो जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो IRS ऑफिसर्स हैं या ROs हैं या जो भी हैं, वो सभी CAG के अंडर आते हैं। ठीक है जी। CAG की जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको वो फॉलो करने होते हैं, तो वो अपने अपने एरिया में चीज़ों का ऑडिट करते रहते हैं CAG की एडवाइस पर, रिकमेंडेशंस पर या फिर ऑर्डर्स पर। ठीक है जी। आर्टिकल 151 के अंदर बात की गई है कि CAG जो है वो रिपोर्ट किसको करता है। भैया तुमने ऑडिट कर लिया, एक रिपोर्ट बना ली, अब उसकी कार्रवाई कौन करेगा, पनिशमेंट कौन करेगा, CAG के पास तो कोई अधिकार है नहीं,
तो यहाँ पर जो रिपोर्ट जो है सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास वो रिपोर्ट जाती है। क्या राष्ट्रपति हर एक ऑडिट को पढ़ते रहेंगे? नहीं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको लोकसभा के स्पीकर के पास भेज देते हैं। क्या लोकसभा के स्पीकर के पास बस यही काम है कि वो बस ऑडिट को एनालाइज करते रहेंगे? नहीं, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स, यानी कि लोकसभा से हम लेते हैं 15 मेंबर्स और राज्यसभा से लेते हैं 7 मेंबर्स, तो 22 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वही जो है सारे जो ऑडिट्स होते हैं सीएजी के द्वारा उस पर चर्चा करती है, उसका एनालिसिस करती है, उस पर रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है जी, इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। इसी के साथ हमारा जो यूनियन जुडिशरी का चैप्टर है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।